हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला स्टडी क्लब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है आपके एग्जाम बस आने ही वाले हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इसीलिए हम आपके लिए 9th क्लास के लिए आज एसएसटी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आए हैं। चैप्टर 1 जिसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। इस चैप्टर के आज हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना ज्यादा वक्त जाया करें हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपनी नजरें करेंगे स्क्रीन पे आप लोग, और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, बास्टील का पतन कब हुआ? बास्टील पता है आपको, एक किले का नाम था, तो आपको बताना है बास्टील किले का पतन कब हुआ था। ऑप्शन है ए 20 जून 1789 में, ऑप्शन बी 4 अगस्त 1789 में, ऑप्शन सी 14 जुलाई 1789 में, या फिर ऑप्शन डी 5 मई 1789 में। जल्दी से बताएंगे आप लोग इसका सही आंसर क्या है। जल्दी से करें। ठीक है, और आपको पता है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 14 जुलाई 1789 में बास्तील के किले का पतन हुआ था, और इसी के साथ शुरू हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, लुई 16 किस राजवंश से था? जो फ्रांस का राजा था लुई 16, उनका राजवंश कौन सा था? ऑप्शन ए बुर्बो, ऑप्शन बी हैब्सबर्ग, ऑप्शन सी रोमानोव, या फिर ऑप्शन डी ट्यूडर। बताइए, लुई 16 इन चारों में से किस राजवंश से ताल्लुक रखते थे? बताइए। और लुई 16 का ताल्लुक था बूर्बो राजवंश से। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइड क्या था? इसके ऑप्शन से रखें, ए सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर, बी फ्रांस की मुद्रा, सी चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, या फिर ऑप्शन डी वजन की एक इकाई। बताइए, टाइड क्या था? ऑप्शंस यहाँ पे 4 हैं आपके पास। ओके, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था टाइड। उस टाइम पे 2 तरह के कर थे, बताया आपको, एक था टाइड और दूसरा था टाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखें। प्राचीन राजतंत्र के फ्रांस के संदर्भ में लिब्रे क्या था? लिब्रे, ऑप्शन ए नमक पर कर था, बी मुद्रा की एक इकाई थी, सी एक कुलीन उपाधि थी, या फिर ऑप्शन डी एक राजनीतिक क्लब था। बताइए। और लिब्रे थी मुद्रा की एक इकाई। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज में किस स्टेट को राज्य को कर देना पड़ता था? पता है आपको, वहां पे 3 तरह के स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। पूरे फ्रांस समाज को इन तीनों स्टेट में बांटा गया था। आपको बताना है कि जो टैक्स था वो कौन सा स्टेट अदा करता था। ऑप्शंस ए केवल प्रथम स्टेट, ऑप्शन बी केवल द्वितीय स्टेट, ऑप्शन सी केवल तृतीय स्टेट, या फिर ऑप्शन डी तीनों स्टेट। और टैक्स वहां पे अदा करता था सिर्फ और सिर्फ तीसरा स्टेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे अपनी। राज्य को सीधे चुकाए जाने वाले कर का नाम क्या था? अभी बताया आपको 2 तरह के कर थे यहाँ पे, एक था टाइड, एक था टाइड। जो कर डायरेक्ट राज्य को दिया जाता था उस कर का नाम क्या था? ऑप्शन ए टाइड, ऑप्शन बी टाइड, ऑप्शन सी लिब्रे, या फिर ऑप्शन डी मेनोर। बताएं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देशभक्ति गीत मार्सिले की रचना किसने की थी? ऑप्शन दे रखे हैं, ए रोबेस्पियर ने, बी रोजेट दी लाइन ने, ऑप्शन सी ओलिव दे गूज ने, या फिर ऑप्शन डी आबे सीए ने। देशभक्ति गीत मार्सिले की रचना इन चारों में से किसने की थी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रोजेट दी लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? फ्रांस के समाज में उस टाइम पे
जो दास प्रथा थी उसका उन्मूलन हुआ था, पहले भी हुआ था, लेकिन लास्ट टाइम कब फाइनल खत्म हुआ था वो बताना है। ऑप्शन ए 1794 में, बी 1804 में, सी 1815 में, या फिर ऑप्शन डी 1848 में। दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था अंतिम रूप से? और इसका उन्मूलन किया गया था 1848 में। ऑप्शन डी इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1815 में नेपोलियन की हार किस युद्ध में हुई? चार ऑप्शन दे रखे हैं इसके। वोटरलू का युद्ध, ऑप्शन बी वर्साई, ऑप्शन सी पेरिस, या फिर ऑप्शन डी प्रुसा। जो नेपोलियन थे उनकी हार किस युद्ध में हुई थी? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इसमें सही आंसर कौन सा है? नेपोलियन की हार हुई थी ऑप्शन ए वोटरलू के युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल फ्राइजियन टोपी किसका प्रतीक थी? इसके ऑप्शन ए शाही सत्ता का, बी दास द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी थी, सी कानून के समक्ष समानता, या फिर ऑप्शन डी सनातनता। बताइए लाल फ्राइजियन टोपी इन चारों में से बताइए किसका प्रतीक थी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दास द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई के टेनिस कोर्ट में तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस ए मिराबियो और आबीसी ने, बी नेपोलियन और लुई 16 ने, सी रूसो और लोक ने, या फिर ऑप्शन डी रोबेस्पियर और दांते ने। बताइए फ्रांस के टेनिस कोर्ट में तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों का नेतृत्व इन चारों में से सही ऑप्शन बताना है। जल्दी से बताइए। और इनका नेतृत्व किया था आबे से और मेराबियो ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप किस वर्ष पूरा किया? ऑप्शन दे रखे हैं ए 1789, बी 1791, ऑप्शन सी 1792, या फिर ऑप्शन डी 1794। इन चारों में से सही आंसर बताना है आपको, बताएं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1791। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ऑप्शन बी लुई 16, ऑप्शन सी जॉन लॉक, या फिर ऑप्शन डी नेपोलियन बोनापार्ट। और जैकोबियन क्लब के नेता थे रोबेस्पियर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक और तंबाकू जैसी वस्तुओं पर कौन सा कर लगाया जाता था? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी सामंती कर, या फिर ऑप्शन डी धार्मिक कर। नमक और तंबाकू जैसी वस्तुओं पे किस तरह का कर लगाया जाता था? और इन पे लगाया जाता था अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन भारतीय व्यक्तियों ने फ्रांसीसी क्रांति से उपजे विचारों पर प्रतिक्रिया दी? ऑप्शंस ए महात्मा गांधी और नेहरू ने, बी भगत सिंह और आजाद ने, सी अकबर और शिवाजी ने, या फिर डी टीपू सुल्तान और राजा राममोहन रॉय ने। इन चारों में से सही ऑप्शन जल्दी से बताएं कौन सा है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टीपू सुल्तान और राजा राममोहन रॉय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? ऑप्शन ए 1799 में घोषित किया था, बी 1815 में, सी 1804 में, या फिर ऑप्शन डी 1821 में। नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? इन चारों में से बताइए। और जैसा आपको पता है उसने किया था 1804 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1791 के संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए गणतंत्र की स्थापना करना, बी सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, ऑप्शन सी
प्राचीन राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना, या फिर ऑप्शन डी निधि संपत्ति को समाप्त करना। 1791 के संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपने पढ़ा भी है, इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1791 के संविधान के अंतर्गत सक्रिय नागरिक किन्हें माना गया? ऑप्शन ए 25 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुष, ऑप्शन बी 25 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे उन्हें, ऑप्शन सी जमीन के मालिक पुरुष और महिलाएं, या फिर ऑप्शन डी फ्रांस के सभी नागरिक। बताइए 1791 के संविधान के अंतर्गत सक्रिय नागरिक इन चारों में से किनको माना जाता था? और सक्रिय नागरिक माना जाता था 25 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चंस हैं, आपने पूरे चैप्टर में पढ़ भी रखे हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैकोबिनों ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनना क्यों शुरू किया था? बताना है आपको। ऑप्शन ए फैशनेबल दिखने के लिए किया था, बी यह एक सैन्य वर्दी थी इसलिए किया था, सी क्योंकि यह सस्ता था इसलिए किया था, या फिर ऑप्शन डी समाज के फैशन परस्त वर्ग खासकर घुटन्ना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए। बताइए जैकोबिनों ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनना क्यों शुरू किया था? और जैसे कि आपको पता है उन्होंने ये शुरू किया था ताकि समाज के फैशन परस्त वर्ग खासकर जो घुटन्ना पहनने वाले जो कुलीन थे उनसे खुद को अलग करने के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कालखंड को आतंक का राज कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है। बताइए ऑप्शन ए 1789 से 1791, बी 1793 से 1794, ऑप्शन सी 1804 से 1815 तक, या फिर ऑप्शन डी 1774 से 1789 तक। किस काल को आतंक का राज कहा जाता है? और जैसे कि आपको पता है 1793 से लेके 1794 का जो टाइम पीरियड है उसको कहा जाता है आतंक का राज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आग किसका प्रतीक है? ए ज्ञान का, बी शाही सत्ता, सी एकता में बल का, या फिर ऑप्शन डी भाईचारा। इसी क्वेश्चन ये वाला भी बताइए। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आग किसका प्रतीक है? और ये प्रतीक है ज्ञान का। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे स्टेट के सदस्य स्टेट जनरल की बैठक से बाहर क्यों चले गए? ऑप्शंस ए उन्हें प्रवेश से वंचित कर दिया गया था, बी सम्राट ने पूरी सभा द्वारा मतदान कराने के उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, ऑप्शन सी वे रानी से मिलना चाहते थे, या ऑप्शन डी वे थक गए थे। और जैसा आपको पता है कि सम्राट ने पूरी सभा द्वारा मतदान कराने के उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, तो वो लोग अपना असंतोष दिखाने के लिए जितने भी थे सब बैठक से बाहर चले गए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस पर शासन करने वाली डायरेक्टरी क्या थी? ऑप्शंस हैं इसके, ए एक अकेला तानाशाह, बी एक धार्मिक परिषद, सी 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका, या फिर ऑप्शन डी एक सैन्य समूह। डायरेक्टरी क्या थी? और ये डायरेक्टरी थी 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस के किन 2 महत्वपूर्ण बंदरगाहों की समृद्धि का कारण दास व्यापार था? ठीक है, बताएं। ऑप्शन ए पेरिस और मार्सिले, बी बोर्दो और नांते, सी वर्साई और बास्तील, या फिर ऑप्शन डी लियोन और नॉर्मैंडी। फ्रांस के किन 2 महत्वपूर्ण बंदरगाहों की समृद्धि का कारण दास व्यापार था?
जल्दी से दीजिए इसका आंसर। जल्दी करो। और इसका सही आंसर आपको पता है ऑप्शन बी है, बोर्दो और नानते। ठीक है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्राचीन राजतंत्र में जीविका संकट क्या था? जीविका संकट पढ़ रखा है आपने, पूरा टॉपिक है ये। बताएं जीविका संकट क्या था? ऑप्शन ए, ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। ऑप्शन बी, विलासिता की वस्तुओं की कमी। ऑप्शन सी, दरबार में एक राजनीतिक संकट। या फिर ऑप्शन डी, पड़ोसी देशों के साथ युद्ध। जीविका संकट इन चारों में से क्या था, बताना है आपको। बताएं। और आपको पता है जीविका संकट क्या था? ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं, उसे बोलते हैं जीविका संकट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छड़ों का बर्छीदार गट्ठर किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए, राजा की शक्ति का। बी, एकता में ही बल है उसका। ऑप्शन सी, कानून सबके लिए समान है। या फिर ऑप्शन डी, दासता से मुक्ति का। बताइए जल्दी से कि छड़ों का जो बर्छीदार गट्ठर है वो किसका प्रतीक है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताएं इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। और छड़ों का बर्छीदार जो गट्ठर है वो प्रतीक है एकता में ही बल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 1789 में पेरिस में हुए दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शंस ए, राजा की फांसी। बी, पाव रोटी की महंगी कीमतें। सी, पुरुषों के साथ युद्ध। या फिर ऑप्शन डी, दास प्रथा का उन्मूलन। 1789 में पेरिस में हुए दंगों का तत्कालीन कारण क्या था इन चारों में से, बताइए। और इसका कारण था पाव रोटी की महंगी कीमतें। ठीक है, क्योंकि पाव रोटी काफी ज्यादा महंगी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने नेपोलियन के लिए रास्ता क्यों साफ किया? ऑप्शंस ए, डायरेक्टर्स का अक्सर विधान परिषदों से झगड़ा होता था। बी, डायरेक्टर्स बहुत शक्तिशाली थे। सी, सेना डायरेक्टरी का समर्थन करती थी। या फिर ऑप्शन डी, लोगों ने नेपोलियन के लिए वोट किया था इसलिए। सही आंसर पे टिक करना है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डायरेक्टर्स का अक्सर विधान परिषदों से झगड़ा होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों के घोषणा पत्र में टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है? ए, शक्ति का। बी, ज्ञान का। सी, शाही सत्ता का। या डी, आजादी हासिल करना। इजी क्वेश्चन है, टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है, बताइए। और ये प्रतीक है आजादी हासिल करना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से देखिए अपनी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकोणीय दास व्यापार के संबंध में सही कथन की पहचान करें। आपको पता है जो त्रिकोणीय दास व्यापार था वो तीन जो आपके होते देश उनके बीच में हुआ करता था। अब वो तीन कौन से थे, आपको सही ऑप्शन बताना है इसमें से। ऑप्शन ए, यह यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच था। बी, यह यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच था। सी, ये अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच था। या फिर ऑप्शन डी, यह 20वीं सदी में शुरू हुआ था। बताइए कि इसमें से सही आंसर कौन सा है त्रिकोणीय दास व्यापार के लिए। और जैसे कि आपको पता है इसमें तीन देश शामिल थे, यह यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में व्यापार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकोबिन शासन के सबसे शक्तिशाली सामाजिक सुधारों में से एक था। इसके ऑप्शंस हैं, ए, फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन। बी, संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत। सी, महिलाओं को मतदान का अधिकार देना। या ऑप्शन डी, फ्रेंच को एकमात्र भाषा बनाना। जैकोबिन शासन के सबसे शक्तिशाली सामाजिक सुधारों में से इन चारों में से कौन सा एक था? और ये था फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन होना काफी अच्छा सुधार माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1789 में फ्रांसीसी देहातों में भय की लहर क्यों फैल गई? ऑप्शंस हैं, ए, प्रशा के आक्रमण के कारण। बी,
वाह के कारण कि जागीरों के मालिकों ने पकी फसलों को तबाह करने के लिए लठैतों लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं, या फिर ऑप्शन सी प्लेग के कारण, लास्ट इज ऑप्शन डी राजा के दौरे के कारण। 1789 में फ्रांसीसी देहातों में भय की लहर क्यों फैल गई थी? और ये लहर फैली थी अफवाहों के कारण कि जागीरों के मालिक ने पकी फसलों को तबाह करने के लिए लठैतों लुटेरों के गिरोह को बुला लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति के प्रभाव का विश्लेषण करें। ऑप्शन दे रखे हैं, ए अखबार और किताबें केवल राजा की मंजूरी से प्रकाशित हो सकती थी। ऑप्शन बी इससे नाटकों और गीतों पर प्रतिबंध लगा। ऑप्शन सी घटनाओं और परिवर्तनों पर चर्चा करते हुए अखबारों, पर्चों और तस्वीरों की बाढ़ आ गई। या फिर ऑप्शन डी इसने क्रांतिकारी विचारों के प्रसार को रोक दिया। 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति के प्रभाव का विश्लेषण करना है, बताना है इन चारों में से सही आंसर के लिए आपको, और इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, घटनाओं और परिवर्तनों पर चर्चा करते हुए अखबारों, पर्चों और तस्वीरों की बाढ़ आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप 1791 के फ्रांस में निष्क्रिय नागरिक होते तो आपके पास कौन सा अधिकार नहीं होता? ऑप्शंस, ए जीवन का अधिकार नहीं होता, बी मतदान का अधिकार नहीं होता, सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होता, या फिर ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार नहीं होता। बताइए, अगर आप 1791 के फ्रांस में निष्क्रिय नागरिक होते तो आपके पास इन चारों में से कौन सा अधिकार नहीं होता? काफी इजी क्वेश्चन है ये। आपको पता है कि आपके पास कौन सा अधिकार नहीं होता? आपके पास राइट टू वोट मतलब मतदान का अधिकार नहीं होता। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को कैसे प्रभावित किया? ऑप्शंस हैं इसके, ए इसने फ्रांस को बहुत समृद्ध बना दिया। ऑप्शन बी इसने उस कर्ज में 1 अरब लिब्रे से अधिक जोड़ दिया जो पहले से ही 2 अरब लिब्रे तक बढ़ चुका था। ऑप्शन सी इसने फ्रांस को ब्रिटिश उपनिवेशों पर कब्जा करने में मदद की, या फिर ऑप्शन डी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को कैसे प्रभावित किया? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए उसने कैसे प्रभावित किया था। और इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इसने उस कर्ज में 1 अरब लिब्रे से अधिक जोड़ दिया जो पहले से ही 2 लिब्रे तक बढ़ चुका था। ठीक है, क्योंकि फ्रांस पे पहले से ही काफी सारा कर्ज था। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं था? ऑप्शंस, ए आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। ऑप्शन बी समग्र संप्रभुता को स्रोत राष्ट्र में निहित है। ऑप्शन सी महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार हैं, या ऑप्शन डी स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह ना हो। 4 ऑप्शंस में से बताइए सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, और इसका सही आंसर पता है आपको, ऑप्शन सी है, महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट आज की हमारे जितने भी एमसीक्यूज थे इस चैप्टर के वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज चैप्टर में आपके लिए दूसरे चैप्टर्स के एमसीक्यूज भी लेके आएंगे आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम आने वाले हैं। और अगर आपको इस चैप्टर के और ज्यादा एमसीक्यूज चाहिए तो वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।